नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 200 एमसीक्यू सीरीज़ का मई महीने का फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ये सीरीज़ 4 वीडियो में हर महीने का करंट अफेयर्स बेस्ट 200 कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, हम टारगेट कर रहे हैं आपके अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स को, साथ में बिहार एसएससी सीजीएल को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन होता है, 1 घंटे का ये वीडियो होता है। आप इत्मीनान से बैठा करिए और इसको देखिए। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद जब हम पेपर डिस्कस करते होंगे उस वक्त आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। तब आप पछताओगे कि हमने उस वीडियो को पूरा का पूरा क्यों नहीं देखा। ठीक है, तो ये नहीं कि बस 5 मिनट देख लिया तो 5 मिनट में देखिए क्या होता है कि अल्प ज्ञान होता है बहुत ही खराब। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसलिए नॉलेज लेना है तो पूरा लीजिए। So let's begin with the first question. Center has announced the formation of the Cotton Council of India under the chairmanship of which of the following? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया है। ऑब्वियसली कॉटन को प्रमोट करने के लिए, कॉटन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन हैं सुरेश अमृतलाल कोटक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी यानी न्यू जनरेशन हैज़ बीन डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये भारत का पहला इंडिजिनसली यानी कंप्लीट तरीके से भारत से में बना है ये फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये भारत का पहला होगा जिसका नाम क्या है पहले ये याद रखिए, हंसा एनजी। ठीक है, हंसा एनजी को बनाया किसने किसने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है? तो देखिए इसको किया है CSIR ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो CSIR का एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़। ठीक है, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज़, यहीं पे इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट has honored 110-year-old Indian environmentalist सालुमरादा थिमक्का। सालुमरादा थिमक्का एक 110 साल बूढ़ी, ठीक है, 110 साल का उनका एज है। सालुमरादा थिमक्का एक बूढ़ी लेडी हैं जिनको किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें ऑनर किया है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट काम करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है। ठीक है, और यहाँ तक कि इनको एक तरह से पेड़ माता का तरह के बोला जाता है। ठीक है, पेड़ ताई ऐसा कुछ बोला जाता है। इन्होंने 400 बनियान ट्रीज़ लगाया है और साथ में ही 8000 पेड़ों को इन्होंने ग्रो किया अपने ज़िंदगी में। ये इन्होंने सिर्फ 8000 और 400 बनियान ट्रीज़ को सिर्फ लगाया ही नहीं है बल्कि सबको ज़िंदा रखा है, और आज ये सारे पेड़ बड़े हो चुके हैं। जी हाँ, सारे पेड़ बड़े हो चुके हैं और ये बूढ़ी माता का जो एज है वो अब हो चुका है 110। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो सालुमरादा थिमक्का जो है वो बिलोंग करती हैं कर्नाटका से। लेकिन ये अवार्ड, ये ऑनर किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने इन्हें दिया है? तेलंगाना के। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कौन है चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना? तो केसी राव, के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन 2022? तो देखिए ब्रिक्स का ये जो मीटिंग है
अगर एक मीटिंग, जैसे ये फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है, यानी ब्रिक्स कंट्रीज़ के जो भी फॉरेन मिनिस्टर्स होंगे उन सब मिलेंगे। तो एक मीटिंग जिस जगह पे, जिस प्लेस पे होगा, उस साल सारे मीटिंग्स वहीं पे होंगे, ठीक है। जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स का, फिर दूसरे मिनिस्टर्स का भी मीटिंग होगा साथ में। तो ये कहाँ पे होने वाला है, यानी कहाँ पे हो गया है ये फॉरेन मिनिस्टर्स के मीटिंग? चाइना में। ऑप्शन बी इज़ दी, यानी कि आप कह सकते हो कि 2022 में जो भी मीटिंग्स होंगे ब्रिक्स के, वो चीन में होंगे। ब्रिक्स आपको पता होगा, ये एक ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आता है। और ये जो बैंक है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया, किसने फॉर्म किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को? तो इसी ब्रिक्स कंट्री ने। इन इंडिया, नेशनल एंटी टेररिज्म डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, देखिए बात है 1991 की, जब हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। किस तारीख को? तो 21 मई। एक ह्यूमन बॉम्ब थी जो कि जाकर उनके पास चली गई। ह्यूमन बॉम्ब खुद में वो बॉम्ब फिट करके आई थी, और पूरा का पूरा वो साथ में भी बूढ़ी जो उड़ गई, और साथ में ये राजीव गांधी जी की भी वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी जो थे वो हमारे 6th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कौन से नंबर के? 6ठे। और कब तक इन्होंने भारत को सर्व किया था? 1984 टू 1989। 84 में आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी का डेथ हुआ था, ठीक है। तो 1984 से 1989 तक ये यहाँ पे पद संभाल रहे थे। तो उन्हीं की जो डेथ एनिवर्सरी है 21 मई, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी को कॉमेमोरेट करने के लिए नेशनल एंटी टेररिज्म डे माना जाता है, क्योंकि ये भी एक टेररिज्म का ही रिज़ल्ट था, ठीक है। वो एक श्रीलंका में और तमिलनाडु में ये एक ग्रुप पाया जाता था LTT करके, ठीक है, LTTE करके एक ग्रुप पाया जाता था। इसी ग्रुप ने राजीव गांधी को मारा था। इंडिया रिकॉर्डेड हाउ मच एनुअल FDI, foreign direct investment inflow, in financial year 2021-22? तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 समाप्त हो चुका है कब? 31 मार्च 2022 को, ठीक है। 31 मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 समाप्त हो चुका है। अब जिस फाइनेंशियल ईयर में हम अभी हैं वो कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है 2022-23, और ये 22-23 ख़त्म होगा 31 मार्च 2023 को। तो अब इसका डेटा आया है कि इंडिया ने कितना FDI इनफ्लो किया है 2021-22 में। तो इंडिया में जो FDI का इनफ्लो हुआ है वो 83.57 बिलियन डॉलर हुआ है, ठीक है। कितना? 83.57 बिलियन डॉलर। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ से जो इन्वेस्टर्स हैं भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है, ठीक है। वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स कौन सा कंट्री है? यह है सिंगापुर। तो एक मेजर पोर्शन है इस इन्वेस्टमेंट में सिंगापुर का। सिंगापुर ने 27% जितना ये इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसका 27% तो सिंगापुर ने ही इन्वेस्ट किया है। उसके बाद सेकंड पे है US, अमेरिका ने 18% किया है। फिर है मॉरिशस ने
16% का इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक नावल है अ प्लेस कॉल्ड होम। क्या नाम है इस नावल का? अ प्लेस कॉल्ड होम। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रीति सिनोय ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विपिन सांघी हैज़ बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। तो विपिन सांघी अब चीफ जस्टिस बन चुके हैं उत्तराखंड के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंपनी विल एक्वायर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स वेल्थ डेस्क एंड ओपन क्यू। तो अब तक ये एक्वायर हो चुका है। वेल्थ डेस्क और ओपन क्यू ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। इसको एक्वायर किस कंपनी ने किया है? तो इसको किया है फ़ोनपे ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये जो है वेल्थ डेस्क, इसको $50 मिलियन में एक्वायर किया गया है। ओपन क्यू को $25 मिलियन में एक्वायर किया है फ़ोनपे ने। और फ़ोनपे आपको पता होगा ये पेमेंट सर्विस है। और फ़ोनपे का पेरेंट कंपनी कौन सा है? तो पेरेंट कंपनी है वॉलमार्ट। जी हाँ, वैसे तो फ़ोनपे पहले इसकी पेरेंट कंपनी थी फ्लिपकार्ट, लेकिन आपको अब मालूम होगा फ्लिपकार्ट जो है अपना 75% से भी ज़्यादा शेयर वॉलमार्ट को बेच चुकी है। और वॉलमार्ट जो है वो शॉपिंग कंपनी है, कहिए वो कहाँ की है? US की है। तो फ्लिपकार्ट भी अब इंडियन कंपनी नहीं रही, क्योंकि इसका 75% से भी ज़्यादा जो शेयर है वो वॉलमार्ट के पास है। Who has won the first prize for the Amazon संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022? ये तो पहला प्राइज किस चीज़ के लिए? अमेज़ॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 के लिए जीता है। किसने जीता है? तो ये हैं सुभाष ओला। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सुभाष ओला एक इनोवेटर हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भारत में राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने एनर्जी को सेव करने की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। किस चीज़ में? बॉयलर्स में। बॉयलर्स का जो एनर्जी होता है, देखिए बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में बॉयलर्स बनाए जाते हैं, बॉयलर्स यूज़ होते हैं। तो उस बॉयलर्स की जो एनर्जी है उसको सेव किया जा सकता है। कैसे? तो रिसाइकलिंग सिस्टम के थ्रू यही टेक्नोलॉजी डेवलप किया है सुभाष ओला ने, जिसके लिए इन्हें अमेज़ॉन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन मूवी इज़ जॉइंटली प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मुजीब कौन है? मुजीबुर रहमान। तो जो रिस्पेक्ट, जो इज़्ज़त और जो हमारे लिए यानी इंडिया में गांधी जी के लिए है, ठीक है, महात्मा गांधी के लिए जो इज़्ज़त जो रिस्पेक्ट है, वही इज़्ज़त रिस्पेक्ट है मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में। इन्हें द फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है मुजीबुर रहमान को। तो इन पे एक मूवी बन रही है मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। इस मूवी को प्रोड्यूस जॉइंटली कौन सा देश कर रहा है? तो ऑब्वियसली इसको प्रोड्यूस कर रहा है बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलकर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको डायरेक्ट कर रहे हैं श्याम बेनेगल। ठीक है, और मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में बॉन्ग बंधु भी कहा जाता है। ठीक है, और जो प्रेजेंट में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है ना, शेख हसीना इनकी बेटी हैं। मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं शेख हसीना।
वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन जो वेदर के बारे में ऑब्वियसली जानकारी देगा, ये इंस्टॉल्ड किया गया है माउंट एवरेस्ट पे। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। किसने इंस्टॉल्ड किया है? नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी ने। ठीक है। वर्ल्ड टर्टल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? टर्टल कछुआ होता है, तो वर्ल्ड टर्टल डे हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 23 मई को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा? तो एक फाउंडेशन है, एनजीओ है, एक तरह से कहिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यह है अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू, तो इसके द्वारा ही ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो 2022 के वर्ल्ड टर्टल डे का थीम क्या रहा? शेल ब्रेट आस्क एवरीवन टू लव एंड सेव टर्टल्स। Celebrate, ask everyone to love and save turtles. Next, which football club has won UEFA Europa Football League title 2022? तो 2022 का यूएफा यूरोपा फुटबॉल क्लब किसने जीता? तो इसको जीता है एंट्रेट फ्रैंकफर्ट ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो फुटबॉल क्लब है ये जर्मनी का फुटबॉल क्लब है। ठीक है, जर्मन फुटबॉल क्लब है ये, जिसने हराया किसको? रेंजर्स को। रेंजर्स फुटबॉल क्लब है। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट? चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट को लॉन्च किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनाइटेड किंगडम ने ये लॉन्च किया था चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट, जिसके थ्रू बेसिकली किया जाएगा कि जो भी बच्चे हैं उनका ऑनलाइन एक्सपीरियंस सेव किया जाएगा, ताकि ऑनलाइन में वो सेफ़ रहें, किसी फ्रॉड का वो शिकार न बने। और इसको लॉन्च वैसे यूके में किसके द्वारा किया गया है? तो एक एनजीओ है जिसका नाम है फाइव राइट्स। ठीक है, ब्रिटेन में एक एनजीओ है, उसने ही ये लॉन्च किया है। इंडियाज़ फर्स्ट वार गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो भारत का पहला वॉरटेक यानी कि वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ये सेटअप किया जाएगा कहाँ पे? देखिए, वॉर गेम रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर के थ्रू क्या होगा कि जो भी सोल्जर्स होंगे उनको एक तरह से विजुअली यानी कि वीडियो गेम से एक ऐसा वीडियो गेम क्रिएट किया जाएगा जिसके थ्रू ही ये ट्रेनिंग ले पाएंगे और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेनिंग वहाँ से वो एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल वॉर की तरह। बिल्कुल उन्हें वो एक्सपीरियंस होगा कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, वो चीज़ें का एक्सपीरियंस वो यहाँ से लेंगे। तो ये भारत का पहला वॉरटेक होगा, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इस वॉरटेक के लिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपको मिलेगा? गांधीनगर, गुजरात में। Which organization has honored India's 1 million ASA workers for their outstanding contribution to advancing global health? तो आशा वर्कर्स को 1 मिलियन आशा वर्कर्स को ये दिया गया है ऑनर। किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऑनर दिया है? तो भारत के 1000 आशा वर्कर्स को, क्योंकि उन्होंने ये जो कोविड-19 था जिसके वक्त काफ़ी बढ़िया काम किया है उन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह में।
ठीक है, उन्हीं का काम था वैक्सीनेशन वगैरह जाकर गांव-गांव तक, शहर के हर गली मोहल्ले तक जाकर वैक्सीनेशन लगाना। आशा वर्कर्स ही ये कर रही थी। ठीक है, आशा का फुल फॉर्म भी होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, तो ऐसे हेल्थ एक्टिविस्ट 1 मिलियन, भारत के 1 मिलियन हेल्थ एक्टिविस्ट को ये अवार्ड प्रोवाइड किया है। किसने प्रोवाइड किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, इस अवार्ड का क्या नाम था? इस अवार्ड का नाम था ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022। ये अवार्ड WHO ने भारत के 1 मिलियन आशा वर्कर्स को प्रोवाइड किया है। हु हैज़ लेड इंडियन डेलीगेशन एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन स्विट्ज़रलैंड। तो स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स का एक एनुअल मीटिंग हुआ। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के डावोस शहर में। तो इसमें इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया? तो इसको लीड किया है हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इंडियन डेलीगेशन का यहाँ पे थीम भी रखा गया था। ये था वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। Which edition of India Bangladesh Navy bilateral corporate exercise commenced in the Bay of Bengal? तो बे ऑफ बंगाल में ये इंडिया और बांग्लादेश के नेवी का एक बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ, जिसका नाम था कॉर्पेट। ये कौन सा एडिशन हुआ इस बार? 2022 में। ये चौथा एडिशन था। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। भारत के तरफ से किस इंडियन नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इस कॉर्पोरेट एक्सरसाइज में? तो भारत के तरफ से था INS कोरा और INS सुमेध। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड विच इंस्टीट्यूट हैज़ एंटर्ड इनटू एन 8.34 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट ऑन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए 8.34 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के साथ किस IIT ने इसमें शामिल हुआ है? तो ये IIT है IIT मद्रास। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा इंडिया में हाइपरलूप ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, जिस तरह से आपने ट्रेन देखा, ठीक है, नॉर्मल ट्रेन जो रेलवे ट्रैक पर ऊपर में चल रही है। फिर आप जान रहे हो मेट्रो ट्रेन का, ठीक है, जो कि अंदर में चल रही है। अब ये आएगा हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप ट्रेन भी चलेंगे। हाइपरलूप में वो अपना ही एक पूरा ये अपना ही डब्बा होगा, इसके अंदर ही ये ट्रेन चलता चला जाएगा। पूरा ये अंदर का ये डब्बा ये खुद का डिज़ाइन किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस जो कि काफ़ी ज़्यादा बहुत ही तेज़ी हाई स्पीड से ये ट्रेन चला करेंगे। हाइपरलूप ट्रेन अभी जापान में चल रही है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर मोदी एट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल। तो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे प्राइवेट सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का? ये हैं विवेक कुमार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हु चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, इस हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग को किसने चेयर किया? USA ने चेयर किया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो USA के फॉरेन मिनिस्टर जिन्हें US में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है,
फॉरेन मिनिस्टर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोला जाता है, जो कौन है अभी यूएस में, एंटोनी ब्लिंकन। और भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर। नोबेल पीस प्राइज़ लॉरिएट जोस रामोस होर्ता। तो जोस रामोस होर्ता को ऑलरेडी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और इन्हें अब प्रेसिडेंट बना दिया गया है कंट्री का। किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं जोसे रामोस होर्ता? ईस्ट तिमोर के। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ईस्ट तिमोर एक एशियन कंट्री है और ईस्ट तिमोर की कैपिटल क्या है? दिल्ली। जी हाँ, इसकी भी कैपिटल दिल्ली है, तो ये याद रखिएगा। विच फुटबॉल टीम हैज़ ओन 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैम्पियनशिप? तो प्रीमियर लीग फुटबॉल चैम्पियनशिप को जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसने हराया है एस्टोन विला को। ठीक है। अ रेयर ब्लू बेलिड कुकरी स्नेक, ये एक रेयर ब्लू बेलिड कुकरी स्नेक वॉज स्पॉटेड इन विच स्टेट आफ्टर 112 ईयर्स? 112 साल के बाद ये भारत में दिखा है। और ब्लू बेलिड कुकरी सांप, ठीक है, तो ये कहाँ पे फाउंड किया गया, कहाँ पे स्पॉट किया गया है? असम में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्नेक का वैसे नाम है ओली गोडन मेलानियस, इसका साइंटिफिक नेम है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद BPCL फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? भारत पेट्रोलियम काउंसिल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक्चुअली, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ किस राज्य सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया? किस लिए? तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो कौन सी सरकार है? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द संगीता कलानिधि अवार्ड फॉर द ईयर 2022 बाय म्यूज़िक एकेडमी? तो म्यूज़िक एकेडमी ने 2022 के लिए संगीता कलानिधि अवार्ड किसे दिया है? तो यहाँ पे ईयर याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 2022, तो 2022 के लिए संगीता कलानिधि अवार्ड जो है वो दो लोगों को दिया गया है। एक तो हैं लाल गुड़ी कृष्णन और दूसरे हैं विजय लक्ष्मी। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर। मोर देन वन ये यहाँ पे होगा। और ये वायलिन बजाते हैं, वायलिन वादक हैं। लेकिन यहाँ पे 2022 का हमने बताया, एक ही साथ 3 साल का दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली कोरोना वायरस के कारण। तो 2021 का संगीता कलानिधि अवार्ड किसे दिया गया? तो ये हैं तिरुवर भक्तवत्सलम, ये वाले। ठीक है, ये 2021 के लिए दिया गया। फिर एक जो कि मृदंगम आर्टिस्ट हैं, अब दूसरा है 2020 के लिए, 3 साल के लिए एक ही बार दिया गया। तो 2020 के लिए किन्हें दिया? तो ये हैं नेवली संत नागगोपालन, नेवली संत नागोपालन। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को दिया गया 2022 के लिए, इनको दिया गया 2021 के लिए और इनको दिया गया 2020 के लिए। आयुष मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द मेन इवेंट ऑफ द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आयुष मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया है मेन इवेंट। देखिए, योगा डे जो हर साल मनाया जाता है उसका एक कहीं कोई प्लेस मेन इवेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद भी वहाँ पे जाकर योगा करते हैं। तो इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, क्योंकि ये 8th योगा डे है, ठीक है,
तो इस 8th योगा डे को कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, इस मेन इवेंट को? मैसूरू में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैसूरू आपको मिलेगा कर्नाटका में। ठीक है, और ऑब्वियसली आपको पता होगा 21 जून को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ठीक उसी तरह का योजना है, ठीक है, जैसे जिस तरह से मनरेगा है। मनरेगा में हम 100 दिनों का काम देते हैं, ठीक है, 100 दिनों के काम लोगों को दिया जाता है। उसी तरह से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी 100 दिनों का ही काम दिया जाएगा। तो मनरेगा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, और ये जो होगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, ये राजस्थान गवर्नमेंट का है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। What is the government's total fertilizer subsidy in the year 2022-23? तो 2022-2023 में फर्टिलाइज़र पे कितना सब्सिडी अनाउंस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दिया जाएगा 2.15 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which state government has partnered with World Economic Forum to fight plastic pollution? तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के से फाइट करने के लिए किस गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ? तो ये है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कौन बने हैं, किन्हें अपॉइंट किया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? यह है विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने रिप्लेस किन्हें किया? अनिल बैजल को। नेक्स्ट है विच कंट्रीज स्विमर एरियान टिटमस हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 400 मीटर फ्री स्टाइल? तो किस देश के स्विमर एरियन टिटमस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर फ्री स्टाइल में स्विम करने के? तो कौन से देश का है ये स्विमर एरियन टिटमस? ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इसने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? तो एक अमेरिका का प्लेयर है कैटी, ठीक है, कैटी लेडेकी, इसका रिकॉर्ड तोड़ा। इसने रिकॉर्ड बनाया था 2016 में। हु हैज़ लॉन्च्ड सिंगल नेशनल पोर्टल बायो RRAP? क्या है? बायो RRAP फॉर बायोटेक रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप। तो जो बायोटेक रिसर्चर्स हैं और स्टार्टअप जो है उनके लिए बायो RRAP ये पोर्टल लॉन्च किया। ये एक सिंगल नेशनल पोर्टल है। इसको लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। जितेंद्र सिंह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री है, यानी कि आपको पता होगा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और इसका भी फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल। ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल बायो RRAP। विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू रोल आउट ड्रोन इन हेल्थ केयर सेक्टर? तो ये कौन सा पहला राज्य हो गया जिसने ड्रोन को हेल्थ सेक्टर में यूज़ किया है? ये राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे किया गया और किसने कराया? देखिए, एक कंपनी है रेड लाइफ टेक, ठीक है, रेड क्लिफ
लाइफ टेक, इस कंपनी का एक लैब है रेड क्लिफ लैब्स। ठीक है, तो रेड क्लिफ लैब्स ये यूनिट है रेड क्लिफ लाइफ टेक का। इसने जो कि कहाँ का है, ये अमेरिका बेस्ड एक कंपनी है। इसने ये ट्रायल करी है रिसेंटली, तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी प्लेस है, उत्तरकाशी से देहरादून ड्रोन से डिलीवरी करी गई मेडिसिन की। ठीक है, और उत्तरकाशी से देहरादून का जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर है करीबन। ठीक है, जहाँ पे जाने में करीबन 6 से 8 घंटा लगता है। अब 6 से 8 घंटा यहाँ पे लगता है, और ऊपर भी आपको पता होगा उत्तराखंड से पहाड़ी इलाका है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। तो मान लो लैंडस्लाइड हो गया, उस वक्त तो आपको 6 से 8 घंटा दुगना हो जाएगा, वो 12 से 15 घंटा भी हो जाएगा उत्तरकाशी से देहरादून जाने में। ठीक है, तो मेडिसिन पहुंचने में बहुत ही देर हो जाएगा और पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर यही ड्रोन से यहाँ पे पहुंचाया गया तो सिर्फ 88 मिनट में इसने पहुंचा दिया। करीबन आप कहिए 1.5 घंटे में इसने उत्तरकाशी से देहरादून को पहुंचा दिया मेडिसिन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड क्लाइग नरीन ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है? क्लाइग नरीन ऑल विलेजेस इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस राज्य ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इस स्कीम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती है कि 75 लाख हेक्टेयर्स जो ज़मीन है उसको लाया जाए नेट कल्टीवेटेड एरिया के अंदर, यानी कि वो खेती करने योग्य, यहाँ पे खेती की जा सके। ठीक है, ताकि जिसमें डबल क्रॉपिंग एरिया, और यहाँ तक कि जो डबल क्रॉपिंग एरिया है उसको 20 लाख हेक्टेयर में कल्टीवेशन हो। ठीक है, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये स्कीम है। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसीव्ड द वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर द ईयर 2020। 2020 के लिए वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया है? ए गोपाल कृष्णन। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए गोपाल कृष्णन जो कि डायरेक्टर हैं सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI में। ठीक है, सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि काम करता है अंडर ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर काम करता है CMFRI। ठीक है, इसके ही डायरेक्टर हैं ए गोपाल कृष्ण। यहाँ पे जो वैश्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड है, इसमें वैश्विक का भी फुल फॉर्म है। क्या है? विविध लक्ष्यी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र। विविधलक्षी औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र। नेक्स्ट है सिरुई लिली फेस्टिवल। सिरुई लिली फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सिरुई लिली फेस्टिवल जो है इसको मनाया गया मणिपुर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इनफैक्ट सिरुई लिली जो फ्लावर है ये मणिपुर का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, ऑब्वियसली इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए कि ताकि इसको कंजर्व किया जा सके इस फ्लावर को, क्योंकि ये फ्लावर काफ़ी तेज़ी से विलुप्त होने जा रहा है, तो इसलिए इसको कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करके। और ये इवेंट हुआ एक सिरुई विलेज है। ठीक है, सिरुई नाम का ही विलेज है मणिपुर में।
नेक्स्ट है 2022 क्वाड लीडर्स समिट हेल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 2022 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ यानी ऑर्गेनाइज़ किया गया? ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है टोक्यो में। टोक्यो आपको पता होगा जापान में है। क्वाड लीडर्स में आपको पता होगा जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस आता है। ये 4 कंट्री मिलकर ये क्वाड बनाते हैं। और आपको पता होगा रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को गोली मार दी गई, उसके बाद इनकी मौत हो गई है। ठीक है, शिंजो आबे। नेक्स्ट है बीसीसीआई हैज़ अनवील्ड विच कंपनी एज इट्स ऑफिशियल एसोसिएट एनएफटी पार्टनर फॉर द विमेंस T20 चैलेंज। बीसीसीआई आपको पता होगा भारत का क्रिकेट बोर्ड है। ठीक है, भारत के क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। तो इसने अनवील किया है किस कंपनी के साथ? इट्स ऑफिशियल एसोसिएट एनएफटी पार्टनर। किस लिए? तो विमेंस T20 चैलेंज के लिए। एनएफटी होता है नॉन फंजीबल टोकन्स। तो ये है फैन क्रेज के साथ। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021? तो ट्रैवल एंड टूरिज़्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? तो इसमें भारत का रैंक रहा 54th। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि ट्रैवल और टूरिज़्म के लिए कौन सा देश कितना बढ़िया है, ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स रिलीज़ करी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सब इंडेक्स और रिपोर्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस सब का जो रिपोर्ट आता है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, इसको एकदम याद रखिएगा ही रखिएगा। तो टॉप इसमें किसने किया? जापान ने। और फिर सेकंड पोजीशन पे रहा यूएस, सेकंड पे, थर्ड पे स्पेन रहा। ये सभी कंट्री है जहाँ पर ट्रैवल टूरिज़्म काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी डेवलप्ड है। फोर्थ पोजीशन पे रहा फ्रांस और फिफ्थ पे रहा जर्मनी। ठीक है, और 54th कितना आया आउट ऑफ 170 कंट्रीज़ में। इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन। तो भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ओलंपिक का क्या वैल्यू है ये स्कूलों में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट्स भी इसके लिए जागरूक हों कि वो उन्हें भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ये है भारत का पहला ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया ओडिशा में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको किसने किया? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, IOC ने इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड संभव पोर्टल टू मॉनिटर ग्रीवांसेस स्कीम्स रिलेटेड टू एनर्जी। तो एक संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस लिए? तो मॉनिटर करने के लिए ग्रीवांसेस या फिर स्कीम्स जो एनर्जी से रिलेटेड स्कीम्स है उन सबको मॉनिटर करने के लिए। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया संभव। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। संभव का फुल फॉर्म भी रखा गया है सिस्टेमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस and values। सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यूज़, यह है संभव का फुल फॉर्म। नेक्स्ट एक किताब है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर।
क्या है? लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर। इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एन एंशियंट फॉरेस्ट एट द बॉटम ऑफ कस्ट सिंक होल हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? एक एंशियंट फॉरेस्ट कहाँ पे? बॉटम ऑफ द कस्ट सिंक होल पास मिला है। कहाँ पे, किस देश में ये मिला है? ये मिला है चाइना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंक होल क्या होता है? सिंक होल देखिए, एक गड्ढा होता है जो कि फॉर्म हुआ है, जो अर्थ का जो सरफेस है वो मे बी कोलैप्स कर गया हो, इसलिए वहाँ पे सिंक होल बन गया। ठीक है, तो एक गड्ढा एक तरह से समझिए, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना फॉरेस्ट पाया गया है, जंगल पाया गया है। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड थर्ड एडिशन ऑफ नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर? तो किस देश के साथ हम बोंगो सागर एक्सरसाइज, ये क्या है? नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। रिसेंटली हमने एक और नेवी का एक्सरसाइज हमने डिस्कस किया, कॉर्पेट। ये हमने किसके साथ किया था? बांग्लादेश से। बोंगो सागर भी किसके साथ हमने किया? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड मेडल टैली ऑफ 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप? तो वर्ल्ड IBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग का एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। तो IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के मेडल टैली में किसने टॉप किया है? तो ये है टर्की। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। टर्की ने एक गोल्ड जीता। कितना? एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज इसने जीता है। ठीक है, यहीं पे इंडिया ने 1 गोल्ड जीता और 2 ब्रॉन्ज। एक्चुअली टर्की ने 2 गोल्ड जीता था, ठीक है, और इंडिया ने 1 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज जीता है। और इंडिया की तरफ से जो गोल्ड जीतने वाली वीमेन बॉक्सर हैं वो कौन है? निखत जरीन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन एयर फोर्स इन द वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022? तो वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स जिसको रिलीज़ किया है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने, इसमें भारत का रैंक है 3rd। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। टॉप पे है US एंड सेकंड पे चाइना। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इन लंदन काउंसिल? तो लंदन का एक लोकल काउंसिल है, ठीक है, जिसको लंदन काउंसिल कहा जाता है, जिसमें पहली दलित फीमेल मेयर चुनी गई हैं। और ये दलित मेयर जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं। यह है मोहिंदर के मिधा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड द मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट? क्या है रिपोर्ट का नाम? मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च किया है? ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। ठीक है, WHO का भी हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। NATO का आपको ब्रसल्स में मिलेगा, जो कि ब्राज़ील में आपको है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप कमेंट में बताइए। ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इज़ द न्यू इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज ये इनिशिएटिव है किसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। किसके कोलैबोरेशन के साथ ये ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो एसेंचुर एंड माइक्रोसॉफ्ट। विच सिटी हैज़ लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आई रास्ते प्रोजेक्ट?
तो आई रास्ते प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है नागपुर ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नागपुर आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या है? आई रास्ते प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म भी है इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड engineering। तो इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो आप समझ गए कि आई रास्ते प्रोजेक्ट जो है वो रोड सेफ्टी के लिए ये लॉन्च किया है नागपुर ने। हु हैज़ बिकम इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट। तो फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट पायलट जो है इंडियन आर्मी का कौन बनी है? अभिलाषा बैरक। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड हंगर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 28 मई को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म फॉर ऑल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। जो भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए रोबो एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, यानी कि रोबोट के द्वारा ये एडवाइस दिया जाएगा, एज अ प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया है HDFC सिक्योरिटीज़ ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच नॉवेल बिकम फर्स्ट हिंदी नॉवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2022। तो कौन सा ये नॉवेल है, पहला हिंदी नॉवेल है जिसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ या तो इंग्लिश लैंग्वेज वाले नॉवेल को दिया जाता है या फिर कुछ कोई और दूसरे लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी में पाने वाला ये पहला नॉवेल है। बताइए इस नॉवेल का क्या नाम है? टॉम ऑफ सैंड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। टॉम ऑफ सैंड को लिखा है किसने? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री इसके राइटर हैं। टॉम ऑफ सैंड के गीतांजलि श्री ये दिल्ली की हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये हिंदी नॉवेल लिखा है टॉम ऑफ सैंड, जिसको मतलब इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? डेजी रॉकवेल ने। ठीक है, किसने? डेजी रॉकवेल, जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, इसने किया था। वैसे हिंदी में इसका क्या है? रेत की समाधि। नाम टॉम ऑफ सैंड का। Who has been appointed as the chair of WTO's Committee on Technical Barriers on Trade। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक कमिटी सेटअप किया गया है, कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। तो इसको चेयरमैनशिप किसे दिया गया है? अनवर हुसैन शेख को दिया गया है। अनवर हुसैन शेख इंडियन है, इवन प्रेजेंट में ये इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में ये ऑफिसर हैं अनवर हुसैन शेख। इनको WTO के कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड का चेयरमैनशिप दिया गया है। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया? इन्होंने रिप्लेस किया है एलिसा मारिया को। एलिसा मारिया मैक्सिको की थी। Which country has topped medal tally at the ISSF Junior World Cup 2022? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2022 को मेडल टैली में किसने टॉप किया? इंडिया ने। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया ने 33 मेडल इसमें जीते हैं। ठीक है, ये शूटिंग चैम्पियनशिप है जूनियर वर्ल्ड कप 2022, जिसमें इंडिया ने 33 मेडल जीते। इन 33 में 13 तो गोल्ड थे। ठीक है, 13 थे गोल्ड, 15 सिल्वर और फिर 5 ब्रॉन्ज। ये इंडिया का था।
ये जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 को ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया था? जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पे? जर्मनी में। सेकंड पोजीशन पे 4 गोल्ड के साथ इटली रहा सेकंड पोजीशन पे। इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारत ड्रोन महोत्सव ये पहली बार भारत में हो रहा है, ये ड्रोन फेस्टिवल। तो भारत ड्रोन महोत्सव में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ये हर साल 28 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है। बेसिकली इसमें हाइजीन पे ध्यान देने के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। जो भी वीमेंस हैं, जो भी गर्ल्स हैं, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के मेंस्ट्रुअल के टाइम में, पीरियड के टाइम में वो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करें, इसके लिए यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है। अच्छा, 28 मई को ही क्यों ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है? बिकॉज देखिए, जब भी किसी गर्ल्स का पीरियड जो आता है, मेंस्ट्रुअल जो आता है, वो कहा जाता है कि करीबन 28 दिन को, ऑन एन एवरेज 28 दिनों में ये आता है। और कितने दिनों तक रहता है? करीबन 4 से 5 दिनों तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 मई हो गया। और मई कौन सा महीना है? ये 5वां महीना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 28 मई, तो ये याद रखिएगा। फिर है थीम। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का थीम 2022 में क्या रहा? मेकिंग मेंस्ट्रुअल मेकिंग मेंस्ट्रुएशन अ नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ बाय 2030, यानी 2030 तक मेंस्ट्रुअल को एक नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ के तौर पर हमें बनाना है। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसमें हाय तौबा है कि मेंस्ट्रुअल अगर इस लड़की को हो जाता है, उसको यहाँ नहीं जाना है, खाना नहीं बनाना है, पूजा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें हटाना है और हमें एक उसे नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ समझना है उसको, कि वो एक लाइफ का एक नॉर्मल फैक्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे ये थीम रखी गई है। तो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन और मई महीने का भी लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? ये भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल है। ये इनॉग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको इनॉग्रेट किया जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये था मई महीने का 4th एंड लास्ट पार्ट। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। वीडियो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।